Hey friends, so today we are going to discuss a very interesting topic, that is inflation. Inflation is a very interesting topic और ये सिर्फ कोई पर्टिकुलर फील्ड के स्टूडेंट को जानना ज़रूरी नहीं है कि इन्फ्लेशन क्या होता है। हर फील्ड के स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन क्या होता है, और इनफैक्ट स्टूडेंट से क्यों, इस देश के हर एक सिटीज़न को पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन होता क्या है। बहुत ही जनरल टर्म है और आज हम इसका मतलब देखने वाले हैं कि ये है क्या, किस तरह से होता है और क्यों होता है, क्या ये बेनिफिशियल है या फिर क्या इफेक्ट है इसके एक्चुअल ऑन द इकोनॉमी। सो आज हम वो सब चीज़ें देखेंगे। सो फर्स्टली स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन होता क्या है? इन्फ्लेशन कुछ नहीं, सिर्फ चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी होना। दैट मीन्स द जनरल राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जब आपको जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो पहले से ज़्यादा कीमत पर बाजार में मिलता है तो हम उसे कह देते हैं महंगाई। दैट मीन्स इन्फ्लेशन। इसको हम दो तरीकों में पढ़ सकते हैं। पहला, जनरल राइज इन द प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और दूसरा, रिडक्शन इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। सो अब लेट्स टेक अ पॉज एंड अंडरस्टैंड it slowly and gradually. क्या कह रहे हैं? इन्फ्लेशन मीन्स जनरल राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि गुड्स और सर्विसेज के प्राइस में जब क्या हो जाता है, इंक्रीज आ जाता है, वो क्या होता है? इन्फ्लेशन। दूसरी तरीका क्या है कि जब जो मनी की परचेसिंग पावर है वो कम हो जाती है, उससे भी हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो अब हम, ये तो जनरल डेफिनेशंस है जो हमें हर जगह मिल जाती है, गूगल डेफिनेशंस, बट अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअल में इन्फ्लेशन है क्या। सो लेट्स सी दैट एग्जाम्पल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जो देखेंगे, सपोज हमें 2 सालों को कंपेयर करना है। लेट्स फर्स्टली टेक द ईयर 2000। एक हम बात करेंगे साल 2000 की और एक हम बात करेंगे साल 2020 की, जो कि इस टाइम चल रहा है। ठीक है। सो सपोज आपको जो है 5 पैकेट्स ऑफ चिप्स यू वांट टू परचेज। आपको क्या करना है? 5 पैकेट ऑफ चिप्स यू वांट टू परचेज। आप एक पर्सन हो जिसे 5 पैकेट चिप्स के खरीदने हैं। अब 2 सिनेरियो हैं, एक है 2000 का और एक है 2020 साल का। तो अब हमारे पास सबसे पहले ईयर है 2000, एक है ईयर 2020। अब बात करेंगे 2000 जो हमारा ईयर है उसमें, अगर हमने उसमें 5 पैकेट ऑफ चिप्स खरीदने थे तो उस टाइम पर जो रेट था वो था ₹2 पर पैकेट। कितना रेट था? ₹2 पर पैकेट। और आज का रेट है ₹5 पर पैकेट। क्या मतलब हुआ कि उस टाइम पर अगर किसी पर्सन को चिप्स परचेज करने हैं तो ₹2 का एक पैकेट मिलता था, और आज के टाइम पर ₹5 का एक पैकेट मिलता है। तो मतलब क्या हुआ, अगर ₹2 का एक पैकेट था तो 5 पैकेट कितने के होंगे? 2 × 5, तो ₹10 के हमारे पास क्या थे? चिप्स आए। कितने? 5 पैकेट। और इस केस में ₹5 का एक पैकेट और टोटल खरीदने कितने हैं? 5 पैकेट। तो कितना हुआ? 5 × 5 ₹25। तो साल 2000 में हम 5 पैकेट चिप्स के खरीद सकते थे ₹10 में, और 2020 में वही 5 पैकेट कितने के मिल रहे हैं? ₹25 के। तो ये जो 5 पैकेट ऑफ चिप्स, ये है हमारा प्रोडक्ट जो हमें परचेज करना है, और इसका प्राइस पहले इतना था और अब है इतना। तो ये जो इंक्रीज हुआ है ना 10 से 25, ये क्या है? ये है इन्फ्लेशन। इसे कहते हैं हम महंगाई। आई बात समझ में? और दूसरा तरीका जो यहाँ लिखा था कि जनरल रिडक्शन इन द परचेसिंग पावर ऑफ मनी, ये कैसे समझना है? देखिए, अब हम इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। अगर आपके पास अब हमने पहले क्या लिया था कि हमें 5 पैकेट चिप्स के खरीदने हैं। अब हम सिचुएशन लेते हैं कि हमारे पास ₹10 हैं। आज भी हमारे पास ₹10 हैं और 20 साल पहले, दैट मीन्स 2000 में भी हमारे पास ₹10 थे। तो ₹10 में अगर हमने चिप्स के पैकेट खरीदने हैं तो कितने आ सकते थे? उस टाइम रेट था ₹2 पर पैकेट और हमारे पास है ₹10। तो ₹10 अगर हमारे पास टोटल अमाउंट है और ₹2 का एक पैकेट आ रहा है तो हम टोटल कितने पैकेट खरीद सकते हैं? 10 / 2, 5 पैकेट वी कैन परचेज, राइट? 5 पैकेट खरीद कर ला सकते थे ना ₹10 में। और अब आती है आज की सिचुएशन जो 2020 की है।
इसमें क्या है, आज भी हमारे पास 10 रुपए हैं, तो अब हमें चिप्स खरीदने हैं, तो चिप्स के पैकेट हम कितने खरीद सकते हैं 10 रुपए में, और आज का, तो उसके लिए हमें आज का रेट देखना है। आज का रेट है ₹5 पर पैकेट, तो 10 डिवाइड बाय 5, टोटल 10 रुपीज़, और एक पैकेट 5 रुपए का, तो टोटल कितने पैकेट खरीद सकते हो, 2 पैकेट। तो जो 10 रुपए 10-20 साल पहले 5 पैकेट खरीद सकते थे, वो आज सिर्फ 2 पैकेट खरीद पा रहे हैं। तो ये क्या है कि मनी की जो परचेजिंग पावर है, इस पैसे की जो परचेजिंग पावर है, इसकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है, वो क्या हो गई, कम हो गई। तो ये क्या है, ये है इन्फ्लेशन, कि परचेजिंग पावर जो है मनी की वो कम हो गई है। और ऊपर हमने क्या देखा कि प्राइस इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बात तो दोनों सिचुएशंस में एक ही कह रहे हैं, वैसे ही इन दोनों डेफिनेशंस का मतलब तो एक ही निकल कर आ रहा है कि इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब गुड्स और सर्विसेज की जो कीमत है वो पहले से ज़्यादा हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। दैट मीन्स रिडक्शन इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, वो क्या होती है, इन्फ्लेशन। सो आई होप सो आपको इन्फ्लेशन का मतलब आज के बाद कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा। जब भी आप न्यूज़ देखोगे वहाँ पर कहा जाएगा इन्फ्लेशन रेट हैज़ बीन इंक्रीज्ड, तो उसका मतलब आपको क्लियरली समझ आएगा कि किसके बारे में बात की जा रही है। आई होप सो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है इन्फ्लेशन टर्म का मतलब। सो नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, जो है हमारा कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन में हम 4 मेजर कॉजेज को डिस्कस करेंगे। पहला है मनी सप्लाई, सेकेंड वन इज नेशनल डेट, थर्ड वन इज डिमांड पुल इफेक्ट थ्योरी, फोर्थ वन इज कॉस्ट पुश इफेक्ट थ्योरी। तो सबसे पहला जो है हमारे पास वो है मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई इन्फ्लेशन कैसे कॉज करती है, अब हम वो देखते हैं। सबसे पहला कॉज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कॉज है मनी सप्लाई। इंक्रीज इन द मनी सप्लाई कॉज इन्फ्लेशन। कहना क्या चाह रहे हैं कि जब जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी इकोनॉमी में, तब तब इन्फ्लेशन आएगी। मनी की सप्लाई इंक्रीज कौन करेगा, पहले तो आप ये बताओ। ऑब्वियसली ये राइट सिर्फ और सिर्फ जो सेंट्रल बैंक है उसके पास होता है। तो आवर सेंट्रल बैंक इज आरबीआई। आरबीआई हैज द पावर टू प्रिंट मोर करेंसी एंड इंक्रीज द सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। जब जब आरबीआई सर्कुलेशन जो है मनी की वो इंक्रीज करेगा, तब तक इन्फ्लेशन तो होगी। अब कैसे इंक्रीज कर सकता है, बाय प्रिंटिंग न्यू करेंसी। तो वो जो है इन्फ्लेशन कॉज करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है ना, तो उसकी वैल्यू कम होती ही होती है। जैसे कि यहाँ लिखा भी है, बिकॉज द मोर अ पर्टिकुलर थिंग इज अवेलेबल द लेस वैल्यूएबल इट बिकम्स। कि जब जब कोई चीज़ ज़्यादा होगी तब तब उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। जब मनी की सप्लाई बढ़ेगी तब उसकी जो मनी की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी ही होगी। या वाइसा वर्सा भी ये सच होता है कि द लेस अ पर्टिकुलर थिंग इज अवेलेबल, जितनी कम वो चीज़ होगी, द मोर वैल्यूएबल इट बिकम्स। डिमांड और सप्लाई के फिनोमिना में तो हम ये सब पढ़ते ही आए हैं ना, कि जब एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है और उसकी सप्लाई उतनी ही है बल्कि कम हो जाती है क्योंकि डिमांड तो बढ़ चुकी है, तो उससे क्या होता है कि जो बिजनेसमैन है सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, वो लोग जो प्रोडक्ट के प्राइजेज है उसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग डिमांड कर रहे हैं इस प्रोडक्ट की और सप्लाई इतनी है नहीं। अगर डिमांड और सप्लाई को आपने बैलेंस करना है तो प्राइजेस को तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा, ताकि कुछ लोग बैकआउट करें और उसे ना खरीदें। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास डिमांड सप्लाई का फिनोमिना। सेम फिनोमिना यहाँ अप्लाई हो रहा है। जब जब मनी की सप्लाई इंक्रीज होगी मार्केट में, तो उससे क्या होगा कि मनी ज़्यादा आ जाएगी। प्रोडक्ट्स जबकि उतने ही हैं मार्केट में, पहले भी अगर 10,000 यूनिट्स थे प्रोडक्ट की तो उतनी ही है, बट उसको खरीदने के लिए जो पैसा पहले 10 लाख था लगा लो, वो अब 10,000 गुड्स के लिए 10 लाख नहीं रहा। 10,000 गुड्स को खरीदने के लिए अब पैसा बढ़ चुका है, जो कि 10 से कुछ भी हो सकता है, 15 लाख लगा लो आपको हो गया है। तो पहले 10,000 गुड्स को खरीदने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 लाख पैसा मार्केट में था। अब उन्हीं 10,000 गुड्स को खरीदने के लिए जो मार्केट में पैसा अवेलेबल है वो कितना है, 15 लाख। तो इससे जो मनी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, या आप ये कह लीजिए कि उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है हमारा पहला कारण, पहला कोज क्या है, वो मनी सप्लाई। आपको मैं फिर भी एक डिटेल एग्जांपल देती हूँ इसका, लेट्स सी। एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए। सपोज आप सबसे पहले ये एज्यूम कीजिए कि मार्केट में जो है एक प्रोडक्ट है एक्स,
क्या प्रोडक्ट है? एक्स प्रोडक्ट है। उसकी मार्केट में कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस होती हैं, सारे मैन्युफैक्चरर्स को मिला के बताते हैं कि मान लो 4-5 मैन्युफैक्चरर्स हैं इस प्रोडक्ट को एक्स को बनाने वाले, और उन सारों की प्रोडक्शन को मिलाकर टोटल जो प्रोडक्शन आती है एक साल में वो आती है 10,000 यूनिट्स। कि इस प्रोडक्ट की 10,000 यूनिट्स हर साल प्रोड्यूस की जाती हैं। और उसके बाद आपको सेकेंड चीज़ क्या देखनी है कि अब एक टाइम था मान लो 2018 और एक टाइम है 2020। अब क्या हुआ, 2018 में तो हमारे पास जो पैसा था, मार्केट में जो सप्लाई थी मनी की, वो कितनी थी? 10 लाख रुपए। कितनी थी? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए थे इन 10,000 यूनिट्स को परचेज करने के लिए, और लोग जो है डिमांड करते थे और खरीदते थे। अब हुआ क्या कि कंट्री में जो हमारा आरबीआई बैंक था उसने मनी की सप्लाई को इंक्रीज कर दिया। मनी की जो सर्कुलेशन है इकोनॉमी में वो बढ़ गई। तो उससे क्या हुआ कि मार्केट में अब 10 लाख की नहीं 15 लाख जो करेंसी है वो क्या है? सर्कुलेशन में है। तो अगर 10 लाख से जो है 15 लाख जो सर्कुलेशन में जो अमाउंट थी वो इंक्रीज हुई ना, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा इन गुड्स की डिमांड पर। वो एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। पहले लोगों के पास कम पैसा था तो गुड्स की डिमांड कम थी, अब पैसा ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हैं, तो गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी। जैसे ही गुड्स की डिमांड इंक्रीज हुई वैसे ही उनकी वैल्यू इंक्रीज हुई, और क्या हो जाएगा? प्राइस जो है गुड्स का वो बढ़ जाएगा। या आप ये कह लीजिए कि जो वैल्यू की, जो मनी की जो परचेजिंग पावर है उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। दोनों का मतलब एक ही होता है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। आई होप सो आपको पहला जो कॉज है वो अच्छे से समझ आ चुका है। ठीक है, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई भी डाउट होगा, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है। चलो अब सेकंड कॉज देखते हैं जो कि है नेशनल डेट। नेशनल डेट, पहले तो इस टर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए कि नेशनल डेट क्या होता है। नेशनल डेट मीन्स जो आपके कंट्री का खर्च है, कंट्री का जो खर्चा है, कंट्री का जो आप कह सकते हो। डेट्स क्या होते हैं कि मतलब जिनको आपको पैसा देना है, कंट्री ने जिसकी भी सर्विसेज प्रोक्योर की हैं, जिनको पैसा देना है, अगर वो बढ़ रहा है, अगर वो बढ़ रहा है मतलब कि कंट्री के जो क्रेडिटर्स हैं अगर वो बढ़ रहे हैं, उनको पैसा देना है और गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? क्या करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट के पास उस टाइम दो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। पहला ऑप्शन होगा इंक्रीज द टैक्स रेट्स टू पे द नेशनल डेट्स, कि जो वो कंट्री के क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं उनको वो नेशनल डेट्स जो है उनको कैसे मतलब कि पे आउट करे, कि कम जो लोगों से मिलने वाला टैक्स है उसको बढ़ा दे बाय इंक्रीजिंग द टैक्स रेट। क्योंकि गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? लोगों से लिया गया पैसा, और लोगों से वो पैसा कैसे कलेक्ट करती है? टैक्स के थ्रू। तो पहला ऑप्शन है कि वो टैक्स के थ्रू क्या कर दे, अपनी इनकम को इंक्रीज करे और अपने डेट्स को पे कर दे। दूसरा तरीका है कि वो प्रिंट करे और करेंसी टू पे द नेशनल डेट्स। हो सकता है वो आरबीआई को कहे कि तू मेरे लिए और करेंसी प्रिंट कर और मुझे नेशनल डेट्स की पेमेंट करनी है। तो ये दो ऑप्शंस हैं, पर क्या आपको पता है कि ये दोनों ऑप्शंस ही इन्फ्लेशन को लीड करेंगे? क्यों, वो तो मैं आपको भी बताऊंगी, बट आप ये देखिए दोनों ही कॉजेज जो है इन्फ्लेशन को लीड करेंगे। आपको ये वाला कोर्स तो समझ में आ ही गया होगा कि प्रिंट मोर करेंसी टू पे नेशनल डेट्स। अगर ज़्यादा करेंसी दैट मीन्स ज़्यादा सप्लाई, और ज़्यादा सप्लाई का सारा फिनोमिना मैंने आपको ऊपर वाले इसमें जो है कॉज में बता दिया ना कि अगर मनी की सप्लाई बढ़ी तो उसका क्या क्या इफेक्ट होगा। मनी की सप्लाई जैसे ही बढ़ी वैसे ही गुड्स की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, और गुड्स की जो प्राइस है वो बिजनेसमैन क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। उन्हें पता है कि लोगों को तो खरीदना है और हम तो प्राइस इंक्रीज करें क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट तो इतना है नहीं, तो उसकी सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करने के लिए प्राइस तो इंक्रीज उन्हें करना ही पड़ेगा। और दूसरा हमारे पास है इंक्रीज इन द टैक्स रेट्स। इससे कैसे इन्फ्लेशन हुई ये मैं आपको बताती हूँ। इसको देखिए आप, यहीं पे बता रही हूँ। चलो, इंक्रीज द टैक्स रेट्स टू पे द नेशनल डेट्स। जब एक कंट्री क्या कर रही है, जो कंट्री की गवर्नमेंट है उसने क्या किया, इंक्रीज कर दिया टैक्स रेट्स को। अब ये टैक्स रेट्स जो इंक्रीज हुए किसको देने हैं? जो बिजनेसमैन है उन्हें ही देने हैं ना। जो गुड्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं उस पर ही इस बिजनेसमैन को टैक्स देना होता है। तो ये बिजनेसमैन क्या अपने प्रॉफिट्स में से टैक्स पे करेगा? कभी भी नहीं। वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा अपने प्रॉफिट्स के साथ। हमेशा क्या करेगा, कंज्यूमर के ऊपर वो खर्चा टाल देगा। कैसे टालेगा?
अब पहले उसकी कॉस्ट जो है प्रोडक्ट को, सेलिंग प्राइस कैसे आता है पहले ये बताइए। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। अब कॉस्ट तो उतनी ही है, बढ़ा क्या है यहाँ पर, गवर्नमेंट ने क्या बढ़ाया, टैक्स बढ़ाया है। तो क्या बिजनेसमैन, मैंने आपको पहले बताया बिजनेसमैन कभी भी अपने प्रॉफिट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, तो वो किसके साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा, कंज्यूमर्स के जो प्राइजेज है ना उसको बढ़ा देगा। कॉम्प्रोमाइज तो बिजनेसमैन करेगा ही नहीं, ऑब्वियसली सारा जो जितना भी खर्चा है वो सब कंज्यूमर से वो वसूलेगा। कैसे वसूलेगा, पहले कॉस्ट जो आ रही थी प्रोडक्ट की, मान लो असली में जो जो रियल कॉस्ट है प्रोडक्ट को बनाने की, अगर मान लो एक प्रोडक्ट को बनाने की 150 कॉस्ट आ रही है और उसकी प्रॉफिट परसेंटेज है 10 रुपीज़, सॉरी 10%, ठीक है 10% उसकी प्रॉफिट परसेंटेज है, तो कॉस्ट 150 आ रही है, 10% अगर परसेंटेज है प्रॉफिट की तो कितना हो गया, 150 का 10% 15, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई 165। अब जो गवर्नमेंट कह रही है कि मुझे जो है टैक्स रेट्स जो हैं उसने बढ़ा दिए कि मुझे टैक्स अब इतना नहीं, पहले मान लो टैक्स रेट कुछ भी था 5% लगाओ, उसने गवर्नमेंट ने कहा अब टैक्स रेट है आपका 8%, तो वो 8% क्या अपने प्रॉफिट में से देगा, नहीं, वो कहेगा कि मैं जो जो मेरे को ये ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है ना टैक्स की फॉर्म में जो मेरे पास से जाएगी, तो वो क्या करेगा, इस जो कॉस्ट है ना इसको इसको बढ़ा देगा, और इस कॉस्ट को बढ़ा के वो अपने टैक्स रेट का जितना खर्चा यहाँ से निकाल लेगा। मान लो उसने बढ़ा दिया, ये सब एज्यूम कर रही हूँ मैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो डिफरेंट आएगी, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि क्या हो रहा है, कि क्या होता है। बिजनेसमैन कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता प्रॉफिट्स के साथ। कि इन्फ्लेशन हुई कैसे, टैक्स रेट के इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन कैसे हुई, क्योंकि बिजनेसमैन क्या करेगा, उसने प्रॉफिट के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं, जो कॉस्ट थी, कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट 150 आ रही है बट उसने बढ़ा दी 165। क्यों, क्योंकि उसे टैक्स रेट को जो है इंक्रीज टैक्स रेट्स हो चुकी हैं, तो यहाँ पर जो उसका ज़्यादा खर्चा है वो कंज्यूमर से वसूलेगा। प्रॉफिट परसेंट 10% ही रखेगा, अभी भी प्रॉफिट परसेंट 10% ही है, दैट मीन्स 16.5, तो 165 प्लस 16.5, अब जो आएगा ना प्राइस वो सेलिंग प्राइस होगा, तो 165 प्लस 16.5 कितना हो गया 181.5, ये है अब सेलिंग प्राइस। पहले था 165 और ये अब हो गया 181.5। तो ये क्या हुआ, गुड्स और सर्विसेज के प्राइस में इंक्रीज हुआ ना, तो यही तो है इन्फ्लेशन। इस तरह से टैक्स रेट के इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन पर इफेक्ट पड़ता है। आई होप सो आपको ये सेकंड कॉज भी अच्छे से समझ आ गया है, जो कि है नेशनल डेट्स का, कि किस तरह से जो कंट्री का खर्चा था वो बढ़ा, कंट्री को जो पेमेंट्स करनी थी वो बढ़ी और उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए उसके पास दो ऑप्शंस थे, या तो टैक्स रेट्स को इंक्रीज कर दे या फिर क्या करे, ज़्यादा करेंसी को प्रिंट कराए। दोनों ही केसेस में इन्फ्लेशन तो होनी ही होनी है। तो ये था सेकंड कॉज। अब आता है थर्ड कॉज है हमारे पास डिमांड पुल इफेक्ट। डिमांड पुल इफेक्ट क्या होता है, ये एक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, डिमांड पुल इफेक्ट, ये जनरली ये जो थ्योरी है स्पेशली उन इकोनॉमीज की तरफ टारगेटेड है जो इकोनॉमी ग्रोइंग है, जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही कम है। वहाँ पर क्या कह रहे हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये कहते हैं कि जब जब वर्कर्स की वेजेस में इंक्रीज होगा, किसकी वेजेस में, वर्कर्स की जो वेजेस हैं, जो सैलरीज हैं आप अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हो, जब जब वो आपको उनको इंक्रीज होगा, जब भी उनमें इंक्रीज होगा तब तब उनके पास क्या आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा टू स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। बात फिर से वही आ गई कि पैसा जो है लोगों के पास ज़्यादा आ गया। कैसे आया, वर्कर्स के जो वेजेस दे रहे थे आपने वो बढ़ाई और उससे उनके पास वर्कर्स नाउ विल हैव मोर मनी टू स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, और इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या हुआ कि जो डिमांड थी गुड्स एंड सर्विसेज की वो क्या हो गई, इंक्रीज। देखा आपने किस तरह से सब कुछ लाइन में आ रहा है कि वेजेस का इंक्रीज होना, वेजेस का इंक्रीज होने के बाद वर्कर्स के पास ज़्यादा पैसा होना कि गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए। अब ज़्यादा पैसा होना तो कहीं पर तो खर्चना ही है, उन्होंने गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करना शुरू किया, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई उतनी है, डिमांड बढ़ती जा रही है, तो इसका सबको ही पता है ऑब्वियस इफेक्ट क्या होगा। अब डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने के लिए बिजनेसमैन क्या करेगा, ऑब्वियसली प्राइसेस को बढ़ा देगा। बिजनेसमैन नाउ विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू बैलेंस द सप्लाई एंड डिमांड। आई होप सो कि ये भी आपको बिल्कुल क्लियर मैनर में बिल्कुल क्लियरली समझ आ चुका है कि हुआ क्या, डिमांड ने किस तरह से इन्फ्लेशन, किस डिमांड की जो इंक्रीज हुआ डिमांड में किस तरह से इसने इन्फ्लेशन कर दी।
ठीक है, डिमांड और सप्लाई का फिनोमिना है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब जब कोई चीज़ ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होगी तब तब उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। ठीक है, मनी जितनी ज़्यादा अवेलेबल हुई, जैसे यहाँ पर वेजेस के पास ज़्यादा पैसा आया, वैसे ही उसकी वैल्यू कम हो गई। क्यों? क्योंकि गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ी और उसके कारण बिजनेसमैन ने क्या किया, प्राइसेस इंक्रीज कर दिए। तो ये था हमारे पास इन्फ्लेशन का थर्ड कॉज। अब आता है फोर्थ कॉज। फोर्थ कॉज क्या है हमारे पास? कॉस्ट पुश इफेक्ट। कॉस्ट पुश इफेक्ट। ये थ्योरी क्या कहती है? एज पर दिस थ्योरी, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स मीन्स रॉ मटेरियल, रॉ गुड्स, वेजेस, अगर इनमें इंक्रीज होता है, ये थ्योरी कहती है अगर आप जो रॉ चीज़ें यूज़ कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, अगर उसमें इंक्रीज होता है, उसकी कॉस्ट में इंक्रीज होता है, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगी। किस तरह से होगी ये भी आप रिलेट कर सकते हो, आप समझ सकते हो। अगर पहले 3 कॉजेज आपको समझ आ गए हैं तो ये तो आपको अब भी समझ आ चुका है बिना मेरे एक्सप्लेन किए। चलो फिर भी हमने डिस्कस तो करना ही है। देखिए क्या कह रहे हैं, समझ आ गया ना कि कॉस्ट पुश इफेक्ट क्या कह रहा है कि इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, कि जो इनपुट्स हैं, जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए पैसा लग रहा है, सॉरी चीज़ें लग रही हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, रॉ प्रोडक्ट जो भी लग रहा है, या फिर आप वेजेस को, जो भी वर्कर्स को वेजेस दे रहे हो, अगर उसमें उनकी कॉस्ट में इंक्रीज होता है तो उससे इन्फ्लेशन होगी। क्यों होगी, हाउ और कैसे होगी? by passing this increased cost of production on to the consumer in the form of higher prices। भाई सीधी सी बात है, बिजनेसमैन कभी भी जो उसके पास खर्चा जब बढ़ेगा तब तक वो पैसा अपने प्रॉफिट्स के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं निकालेगा। वो हमेशा उस खर्चे को कंज्यूमर्स के ऊपर ही टालता है, और वो कंज्यूमर्स के ऊपर जब टालेगा तब इन्फ्लेशन तो होगी, क्योंकि कंज्यूमर्स के ऊपर अपना खर्चा टालने के लिए बिजनेसमैन के पास सिर्फ एक तरीका है, और वो क्या है? गुड्स और प्राइसेस के सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस को इंक्रीज कर वही यहाँ हो रहा है कि जब उसकी इनपुट्स की, जो उसे सामान लगा, जो उसे वर्कर्स लगे, उनकी जब कॉस्ट इंक्रीज होगी, वो तब क्या करेगा? जो प्राइसेस है ना उसको इंक्रीज कर देगा प्रोडक्ट के, और उससे तो इन्फ्लेशन होगी ही होगी। ठीक है, तो ये है कॉस्ट पुश इफेक्ट। एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देती हूँ। XYZ कंपनी है, XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जो प्रोडक्ट X मैन्युफैक्चर करती है। उस X प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए ABC 3 इनपुट्स यूज होते हैं। ABC, A इनपुट जो है 10 रुपये पर यूनिट है। B इनपुट की जो कॉस्ट बता रही हूँ मैं, ये कॉस्ट, B इनपुट की जो कॉस्ट है वो ₹20 पर यूनिट है। सी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो ₹30 पर यूनिट है। तो टोटल कॉस्ट क्या आ गई? ₹60 पर यूनिट, ₹60 पर यूनिट। ये इनपुट्स की कॉस्ट मैं बता रही हूँ, इनपुट्स की कॉस्ट कितनी आ गई? ₹60 पर यूनिट। और कंपनी की जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 10%। दैट मीन्स 60 पे 10% प्रॉफिट लगाएगी, कितना आएगा? 6। तो 60 कॉस्ट, 6 प्रॉफिट, कितना हो गया? 66 आ गया सेलिंग प्राइस, 66 आ गया सेलिंग प्राइस। अब दूसरी सिचुएशन, अब क्या हुआ? जो ये इनपुट्स थी ना 3 ABC, इन तीनों की इनपुट्स में इंक्रीज आ गया। पहले 10 रुपये था, अब आ गया 11 रुपये। पहले 20 रुपये था, अब होगी 22। पहले 30 था, अब हो गया 33। 11, 22, 33 ये कॉस्ट में इंक्रीज हुआ, और कॉस्ट का इंक्रीज होकर जो टोटल इनपुट की कॉस्ट अब पड़ी बिजनेसमैन को, वो क्या हुई? 66। अब 66 कॉस्ट तो इंक्रीज हुई इनपुट्स की, बट जो प्रॉफिट परसेंट है ना उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, वो अभी भी 10% ही है। ये अभी भी 10% है और ये बढ़कर 66 हो चुका है। तो इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी बिजनेसमैन नहीं करेगा। वो क्या कहेगा? 66, अब जो एक कॉस्ट है वो इसको ही बढ़ा देगा, वो तो बढ़ी ही है, उसने इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि सेलिंग प्राइस में 66 से रखूँगा चाहे मैं अपनी प्रॉफिट ना अर्न करूं या कम अर्न करूं ना, ऐसा वो कभी नहीं सोचेगा। 10% वो लगाएगा इसके ऊपर, 66 के ऊपर कितना आएगा? 6.6, और ये कितना बन जाएगा टोटल? ये बन जाएगा 72.6। तो ये 66 से 72.6 हो गया एक प्रोडक्ट का प्राइस। तो ये क्या हो गया? ऑब्वियस सी बात है, इन्फ्लेशन हो गई। प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन इंक्रीज्ड,
उनमें बढ़ोतरी हो चुकी है और मनी की जो वैल्यू है वो तो कम हो ही गई कि जो पैसा पहले ज़्यादा गुड्स खरीद पा रहा था वो पैसा कम गुड खरीद पा रहा है। तो ये है हमारे पास 4 कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। सबसे पहला हमने देखा था, कौन सा देखा था कॉज सबसे पहले? नेशनल डेट सेकंड देखा था, उससे पहले भी आपने देखा था मनी सप्लाई। पहला कॉज कौन सा देखा था? मनी सप्लाई, सेकंड नेशनल डेट, थर्ड डिमांड पुल इफेक्ट और चौथा कॉस्ट पुश इफेक्ट। आई होप सो आपको ये चारों कॉजेज अच्छे से समझ आ चुके हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक रहता है जो कि है कि इसका बेनिफिट क्या है। हमने ये कई इकोनॉमिस्ट को बोलते हुए सुना है कि जो इन्फ्लेशन होती है कुछ एक्सटेंट तक अगर हो तो हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी कंट्री के लिए अच्छी बात है, बट वो एक्सटेंट कितना है, कितनी इन्फ्लेशन को हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री के लिए सही है और आप किस बेसिस पर कह रहे हो कि वो कंट्री के लिए अच्छी चीज़ है, तो वो भी आज आपको मैं बता रही हूँ। सो अगर हम इस रिगार्डिंग में बात करें तो क्या है, अगर इन्फ्लेशन रेट 2 to 3% है एक साल में, अगर इन्फ्लेशन रेट 2 to 3% आता है पर ईयर, then it is completely fine, it is completely normal and also beneficial to the country। कंट्री के लिए बिल्कुल नॉर्मल चीज़ होगी और सही होगा। हम कहेंगे कंट्री जो इकोनॉमी है वो अच्छे से काम कर रही है एंड देयर इज़ एवरीथिंग फाइन। बट जैसे ही इससे ज़्यादा होगा तो इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो होने शुरू हो जाएंगे और कम होगा तो डिफ्लेशन हो जाएगी, दैट मीन्स रिसेशन। ठीक है, तो इतना होना ज़रूरी होता है 2 to 3% पर ईयर। पर ये बेनिफिशियल होता कैसे है, अब मैं आपको वो बताती हूँ। सपोज इकोनॉमिस्ट बोलते क्या हैं, इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि 2 to 3% होना सही बात है। अब है कैसे, देखिए, अब इन्फ्लेशन हुई तो इन्फ्लेशन होना अच्छी बात कैसे हुई, क्योंकि वो लोगों के दिमाग में एक बात डाल देती है। क्या बात डाल देती है लोगों के दिमाग में कि इन फ्यूचर उसने क्या लोगों के दिमाग में बात डाली कि फ्यूचर में जो प्राइजेज हैं, प्राइजेज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विल राइज, कि फ्यूचर में जो प्राइजेज है प्रोडक्ट और सर्विसेज के वो बढ़ेंगे। ये उनके दिमाग में ये इन्फ्लेशन बात डाल देती है और जैसे ही उन्हें ये बात समझ में आएगी वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि फ्यूचर में तो इस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है, क्यों ना हम उस प्रोडक्ट को, हमें ज़रूरत तो है, क्यों ना आज ही परचेज कर लें। तो इसीलिए वो क्या करेंगे, सपोज एसी है, आपको खरीदना है, एक पर्सन है उसे एसी खरीदना है, उसे पता है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ सकते हैं। अब वो यही जनरली एज्यूम करके चलते, पता है कि इन्फ्लेशन तो होती ही है कंट्री में, और वो क्या कर रहा है, उसने ये सोचा कि अब ज़रूरत तो है, ये ऐसा ही एक साल बाद खरीदना, ऐसा ही अब खरीदना, अब सही रेट पर मिल रहा है तो आज ही खरीद लेता हूँ। तो ये परसेप्शन जो उसके माइंड की बनी, ये किस लिए बनी, क्योंकि उसे पता था कि कंट्री में इन्फ्लेशन होती है और ये होना इसीलिए अच्छी बात है। अब उसने देखा कि मेरे को तो आज ही परचेज कर लेता हूँ, तो उसने क्या किया, डिमांड की उस प्रोडक्ट की। अब जैसे जैसे और 2-3 लोग और 2000 लोग और लाखों लोग ऐसे सोचेंगे और ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड को रेस करेंगे, तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे जो इस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन है, जो क्या है प्रोडक्शन, वो भी इंक्रीज होगी। अब प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो हमें क्या चाहिएगी, ज़्यादा वर्कर्स चाहिएंगे, लोग काम करने के लिए तो भी चाहिएंगे ना, ऐसे थोड़ी प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर लेबर इंटेंसिव गुड्स हैं आपके, आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट भी देनी पड़ेगी लोगों को। तो इससे क्या होगा, रिडक्शन इन दी अनएम्प्लॉयमेंट। क्या हो जाएगा, रिडक्शन इन दी अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसलिए कहते हैं कि कुछ इन्फ्लेशन का होना हर कंट्री के लिए एक अच्छी बात होती है। और भी इसके बेनिफिट्स हैं, एक मेजर बेनिफिट मैंने आपको बताया है अब इस कंसेप्ट को समझाने के लिए, ठीक है। सो अगर 2 to 3% पर ईयर इन्फ्लेशन रेट है, सो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन एंड ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर दी कंट्री। सो ये है पूरा इन्फ्लेशन का जो कंसेप्ट है। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको इससे अच्छा लगा और ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल था, सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट more such content through the videos. Okay, thank you so much.